सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए। आप ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पे 12th के बाद आप किस दिशा में जाएं, कहाँ अपना करियर बनाएं, इसको लेके आपके अंदर एक कुछ दुविधा होगी। हम सब लोग, हमारी टीम, रमा मैम, पल्लवी मैम, पांडे सर, जायसवाल सर और मैं आपके सामने आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ हमने तैयार किया है, अपनी तरफ से कुछ होमवर्क किया है और उसे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संतोष देव पांडे सर का, वो आए और आपका मार्गदर्शन करें। सर। थैंक यू। आप सभी को जो है गुड आफ्टरनून। उद्देश्य जो मैम ने बताया उसी उद्देश्य को डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, जो करियर काउंसलिंग है टू द पॉइंट आते हैं। आप मुझे लगता है कि हायर सेकेंडरी में है, 11th में है या तो 12th में है। इसके बाद आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है कॉलेजेस में, ठीक है। और हायर एजुकेशन में जाना है तो क्या रास्ता हो आपका, है ना, करियर आपका कैसा रहे और करियर में आप अपनी लाइफ किस तरह से जीना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अगर सीधे शब्दों में बोले तो इस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं। और आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको सूट करते हैं या जिनमें आपको जाना चाहिए, ये तमाम सारी बातें होंगी। देखिए, स्लाइड जो कह रही है ऑप्शन कोई भी हो आपका, है ना, कोई भी रास्ता बुरा नहीं है, कोई भी रास्ता आप चुने। मैं बात को ऐसा शुरू करना चाहूंगा कि एक बेकार इंजीनियर बनने से अच्छा है कि अच्छा कवि बन जाओ आप, राइट। एक आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं आप, हिंदी से लगाव निश्चित रूप से होगा, भाषा से लगाव होगा और किसी वजह से आप साइंस नहीं लिया, आपने साइंस नहीं लिया तो आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंजीनियर ही बहुत अच्छा होता है या डॉक्टर ही बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल भी गलत भ्रामक चीज है, इसको दिमाग से आप निकालिए। आप बेहतर हैं, आपके पास भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो किसी भी साइंस स्टूडेंट के सामने जो है उनसे कम नहीं है, राइट। तो उद्देश्य ये है, लेकिन आपको क्या है, मेहनत करनी होगी, है ना। हार्डवर्क का आपके कोई विकल्प नहीं है, आपको उसमें भी जान लगानी पड़ेगी। फील्ड कोई सा भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो, वो स्ट्रीम अच्छा या बुरा या खराब नहीं है, आपकी मेहनत कैसी है, उसमें आपने उस सब्जेक्ट में कैसा काम किया ये मायने रखता है। सब्जेक्ट को आप नहीं कह सकते हिंदी बहुत जो है स्कोप नहीं है और पता चला साइंस का बहुत स्कोप है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। उस सब्जेक्ट में आप कैसे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। वो सब्जेक्ट कैसी है इसको छोड़ दीजिए, आप कैसे हैं, आप कितने सिंसियर हैं, राइट। आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, आप चीजों को किस तरह से लेते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं कहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब ये है कि सपने देखिए, आप सपने देखिए लेकिन सो के मत देखिए। हम लोग बोलते हैं ना कि सपना हमने नींद में देखा, क्या मतलब इसका, सपना अगर वास्तव में आपने देखा ना तो नींद नहीं आएगी। उस सपने को पाने की खातिर वो सपने आपको सोने नहीं देंगे। सच बात तो ये है, जिस दिन आपको सही में वाकई में सपना आ गया ना, उन नन्हे मुन्ने वाले सपने को छोड़ दें आप, जो बचपन में आए करते हैं। आप थोड़ा सा मैच्योर्ड सपना जब देखने लगेंगे, अपने कैरियर को समझने लगेंगे और अपने हाथ थोड़ा सा गौरव में आपके एटीट्यूड को देख के अपने पेरेंट्स, उनकी संपत्ति, उनकी अर्जित की हुई इज्जत को अगर छोड़ दें आप अपने आप पे देखें कि आप क्या हैं। अभी आप अगर मार्केट में आ जाएं, सड़क पे आप आ जाएं, तो क्या 10 रुपए आप कमा सकते हैं? अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने आप से अलग कर दें, आप 10 मिनट के लिए अलग करके सोचिए, आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है। आप बचे तभी तक हैं जब तक आपके ऊपर छत है। आपके गार्जियन की छत जब जिस दिन हट गई, उस दिन आप अपनी कीमत का अंदाजा आप लगा लीजिए। नहीं लगा पा रहे हैं तो लगा के बनाने का प्रयास करिए, आपकी कीमत का अंदाजा लग जाएगा आपको। उसको ठीक करिए, उसको बनाइए। आप ऐसा अपने आप को बनाइए कि आप छत बन जाएं और लोग आपके नीचे जो है आपको एक सहारे की तरह महसूस करें।
शुरुआत यहीं से होती है कि सपने जो है सोने नहीं देते आपको। सपने वो नहीं जो सोने पे आ जाए। वास्तव में वास्तविक सपना वही है जो आपने देख लिया तो सोने नहीं दे जब तक कि पूरा नहीं हो वो। तो उद्देश्य हमारा यही है। और आप सब में इतना पोटेंशियल है, आप में क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को जानिए और गलत रास्ते पे, है ना, क्षमताओं को डेविएट मत करिए, अपनी क्षमताओं को भ्रमित मत होइए, आप एक सही रास्ते पे जाइए। उद्देश्य यहां आने का ये। देखिए अगली स्लाइड। एक बहुत ही, आप देख रहे होंगे इसके पहनावे ओढ़ावे को देख के आपको लगता होगा कि बहुत ही रिच घर का बंदा है, कोई कमी नहीं है इसको, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक रही होगी 11th 12th तक की, और आगे उसके पास हजार जो रास्ते आप देख रहे हैं ना, सारे बेहतरीन रास्ते हैं। कोई भी रोड गांव की रोड नहीं दिखाई दे रही, सब पक्के हैं, बेहतरीन रास्ता। कोई ऑस्ट्रेलिया जाता होगा, ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब देश से नहीं है, एक विषय को है। कोई दार्शनिक बनाता होगा, कोई मनोवैज्ञानिक बनाता होगा, कोई इंजीनियर बनाता होगा, कोई आपको जो है अकाउंटेंट या सीए बनाता होगा, सब बेहतरीन रास्ते हैं। वो काफी देख रहा है, बोल सकते हैं कि समृद्ध घर का बच्चा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज की कमी है अभी भी उसके, मतलब ही इज इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। आप देखें कि कंफ्यूजन में है, क्या करें, कहां जाए, कैसे जाए, क्या उचित है हमारे लिए, ये भी सही वो भी सही, ये रास्ता भी उतना ही बढ़िया वो रास्ता भी उतना ही बढ़िया। ये द्वंद्व, जिस दिन इस द्वंद्व से बाहर निकल आएंगे आप, तो आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपने सपने में देखा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट के सामने वो चीज रहती है। अगर कोई भी स्टूडेंट वहां से यहां की जर्नी तय कर लेता है, इसके पहले वाली स्लाइड और ये स्लाइड देखिए आप, द्वंद्व खत्म हो चुका है। एक मार्ग, एक राह, एक उद्देश्य, एक गोल दिख रहा है। दोनों स्थितियों में देखिए आप, ये मार्ग थोड़ा सा कच्चा हो सकता है। पहली वाली स्थिति देखिए हाईटेक, आज जो चाइना जो सड़कें बना रहा है उनको देखिए आप, सुपर लेयर रोड्स आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। ये रास्ता थोड़ा सा हो सकता है उतना डेवलप ना हो, हाईटेक ना हो, लेकिन एक रास्ता है, एक मंजिल है, एक लक्ष्य है, दृढ़ संकल्प है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप वहां कंफ्यूजन के स्टेट से आप यहां डिटर्मिनेशन तक आ गए, आप द्वंद्व से, दुविधा से, दुराहे से एक राह पर आ गए, तो मुझे लगता है कोई भी रास्ता हो, आप कवि बनना चाहें तो कुमार विश्वास बन सकते हैं, अब एडवोकेट बनना चाहें तो हरीश साल्वे बन सकते हैं, कोई भी रास्ता। आप साइंटिस्ट बनना चाहें तो सत्येंद्र नाथ बोस बन सकते हैं, जिसको आप जानते हैं, हिग्स बोसान पार्टिकल के बारे में सुना होगा। आप अगर किसी भी और विधा में जाना चाहते हैं तो उसके चरम तक पहुंच सकते हैं, ऊंचाई तक जा सकते हैं। कुमार विश्वास यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक आम स्टूडेंट, उसने भी इंजीनियरिंग में धोखे से एडमिशन ले लिया था। आपको बताऊं मैं कि कुमार विश्वास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया उनने, और 6 महीने बाद भाग आया छोड़ के। बोला कि इंजीनियरिंग मेरे लिए बनी ही नहीं, मेरे ब्लड में ही नहीं है, मैं तो कवि हूं, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूं। उसने कहा कि अगर मैं वहां इंजीनियरिंग जबरदस्ती कर भी लेता तो मैं एक बेकार इंजीनियर बनता और पता नहीं कितने लोग मेरे बनाए गए पुल से दब के मरते। उससे बेहतर है कि मैं खराब कभी भी बन जाऊं तो कम से कम समाज को नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस मोड़ पे, जिस राह पे आप अपने आप को पहचान गए, आपकी पहचान स्वयं से हो गई, वो ये स्टेट है जहां पे आप देख रहे हैं। और यही वहां से पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक का ही समय बोलते हैं कि सबसे मुश्किल समय है। अगर ये पार कर लिया आपने तो आगे की मंजिल तो बिल्कुल आसान होगी। आगे देखें आप, कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। आपने एक रास्ता इसके पहले देखा था कि आपको मिल चुका था, इसका मतलब है कि आपने गोल का निर्धारण कर लिया है, आपने लक्ष्य का चुनाव कर लिया है। लेकिन उस लक्ष्य के चुनाव के बाद क्या होता है? एक प्रयोग, मनोविज्ञान में एक प्रयोग होता है। हम लोगों ने खुद, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं टीचर्स आपके सामने, सबने बीएड किया है और सबने कहीं न कहीं ये प्रयोग अपनी लाइफ में किया है। इस प्रयोग को मैं थोड़ा सा कल की काउंसलिंग में भी हमने इस बात को रखा था, आज भी हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या है कि एक लक्ष्य है, वो हमारे एक एक्सटर्नल्स आते हैं कॉलेज में, वो कहते हैं कि आपको एक टारगेट दे दिया गया है, ऐसा कोई टारगेट है, उसको पॉइंटर से आपको टारगेट करना है। एक पेन दे दिया, देखिए इसका पॉइंटर है इसके पास, इस पॉइंटर से आपको उसके सेंटर वाले पार्ट जो रेड है उसके न्यूक्लियस पे आपको टारगेट करना है। हम लोगों को कह दिया, हमने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, इससे आसान प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता, कौन HCl और NaOH का प्रैक्टिकल करे,
है ना। ये तो बहुत ही बेहतर प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत एंजॉय के मूड में आ गए हम लोग। और हमने पूछा सर ये बताइए कि उस टारगेट को करना है तो कितने मीटर से, 10 मीटर से, 20 मीटर से, 1 मीटर से या 100 मीटर से, कितनी दूरी से फेंक के मारे उसको। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी मर्जी, इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स योर चॉइस फ्रॉम वेयर यू विल टारगेट इट। आप कहां से टारगेट करेंगे ये आपका स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे कि क्या हुआ। तो इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल पास चले गए टारगेट के, उन्होंने कहा कि टारगेट वो है, पहुंच के उन्होंने टारगेट को जस्ट ऐसे मारा। दूसरे स्टूडेंट वो थे जो कुछ दूरी पे गए, 20 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी रहा हो, ये डिफाइंड नहीं है। फिर उन्हें टारगेट किया। और तीसरे वो स्टूडेंट जो सबसे आखिर में पहुंच गए 200 मीटर दूर, और वहां से टारगेट को हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेटअप महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। व्याख्या ये कि जो 3 तरह के 3 प्रवृत्तियों के जो लोग हैं उनको जरा समझिए। पहली प्रवृत्ति के लोग या स्टूडेंट्स, हम में से भी काफी लोग थे वहां पे। प्रोफेसर जो हम लोगों के साथ थे उन्होंने कहा इस तरह की जो शख्सियत या व्यक्तित्व या स्टूडेंट्स होते हैं वो जीवन में बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क का एक बोलते हैं ना, 1% भी जो है नहीं चाहते कि 100% वो चाहते हैं टारगेट हो ही जाए। इसलिए जीवन में बिल्कुल पास पहुंच के, जब उनको मौका मिला कि डिस्टेंस आप सिलेक्ट करो, इतने पास चले गए कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर उस टारगेट को हिट करता तो शायद वो पहुंच जाता है। मतलब दे आर मिनिमम रिस्क टेकर इन देयर लाइफ। वो जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरे तरह के लोग, दूसरे की बारी में बाद में आऊंगा। तीसरे तरह के लोग वो जो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन ये चाहते हैं, इनका मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर हम फेल हुए, वहां टारगेट हिट नहीं हुआ, तो समाज दुनिया के सामने ये कहने को रहेगा कि मेरी जगह पे तुम भी अपने आप को रख के देखो, क्या तुम 200 मीटर से टारगेट को हिट कर सकते थे। उनके पास बहाना है, बहानेबाज है, एक्सक्यूज है। वो चाहते हैं कि सफलता मिले तो बोलते हैं ना कि रातों रात जो है अरबपति बन जाएं, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। तो ये बहुत हाई रिस्क टेकर लोग हैं जो जीवन जो बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहता है, इनका समरसता नहीं होती है। ये रातों रात जो है फेमस हो जाते हैं, कुछ ऐसा कांड कर देते हैं। ये नेगेटिव प्रवृत्ति वाले लोग हैं, है ना। आप आतंकवादियों को इस श्रेणी में रख सकते हैं, है ना, वो इस श्रेणी में आएंगे। रहा दूसरी कैटेगरी, वो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन टारगेट को अचीव भी करना चाहते हैं, लेकिन क्षमताओं को देखकर, अपनी क्षमताओं को पहचान कर कि हमारे 10 मीटर की डिस्टेंस ठीक रहेगी। मैंने प्रैक्टिस की है, मैं गांव गली के स्कूलों में खेला हुआ हूं, और वहां पे बचपन में इस तरह के खेल खेला करता था, और मैं 10 मीटर या 15 मीटर से मेरे लिए अच्छा होगा, मैं कर जाऊंगा। उन्होंने अपने आप को पहचाना और टारगेट को हिट किया और सफल हुए। मैं बताऊं कि ज्यादातर लोग जो सफल थे वो इस कैटेगरी के थे। मतलब ये है, व्याख्या ये है कि आप सभी को अपनी क्षमताएं, हर व्यक्ति की क्षमताएं यहां बैठे व्यक्ति की अलग अलग होंगी, और अलग अलग होने का मतलब कि कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। किसी की क्षमता किसी एक फील्ड में बेहतर होगी, दूसरे में कम होगी। किसी की दूसरे की क्षमता किसी तीसरे फील्ड में बेहतर होगी, दूसरे में कम होगी। आपकी क्षमताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में दूसरों से बेहतर हैं, और वो फील्ड अगर आपने चुन लिया, वो सब्जेक्ट चुन लिया, वो रास्ता चुन लिया जहां पे आप औरों से बेहतर हैं, तो यकीन मानिए स्कोप नाम का कोई टर्म रहेगा ही नहीं दुनिया में। इस सब्जेक्ट का स्कोप है, इसका स्कोप नहीं है, ये बोलने वाले हट जाएंगे दुनिया से। दिक्कत ये है कि हम अपनी क्षमताओं को जाने बिना, शर्मा जी के बेटे ने ये लिया है तो वर्मा जी का भी बेटा ये लेगा, है ना। पड़ोस के बेटे ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मेरा बेटा भी वहां जाएगा। वो डॉक्टर बन रहा है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने जाएगा, भले उसमें डॉक्टर बनने का टैलेंट या ख्वाब नहीं हो, वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। उसकी तमाम क्षमताओं को दरकिनार करते हुए माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, उनके अंदर की जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं, कई बार जब अपने से बड़े जो पेरेंट्स हैं उनकी इच्छाएं उनके जीवन काल में कभी पूरी नहीं हो पाती, तो एक डार्क साइड ही रहा है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो स्टूडेंट्स में वो सपने देखने लगते हैं और अपनी चीजों को थोपना चालू करते हैं। तो मैं कहूंगा कि नहीं, किसी भी प्रभाव में नहीं आए, किसी भी दबाव में नहीं आए कि इसने वो किया है तो हम वो करें, उसने वो किया है तो हम ये करें। नहीं, आपकी क्षमताएं जहां बेहतर हैं, आप अगर गाना अच्छा गा सकते हैं तो तेंदुलकर बनने का प्रयास मत करिए, और आप अगर क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं तो लता मंगेशकर बनने का प्रयास मत करिए।
कल ही आपने देखा होगा कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी है ना, लोग कहते हैं कि अब नहीं रही। मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में है ना आने वाले 1000 साल बाद भी अगर किसी को म्यूजिक के क्षेत्र में याद रखा जाएगा तो लता मंगेशकर होंगी। वो जिंदा है, जिंदा रहेंगी। क्यों? उनका कार्य है ना, उन्हें गायकी को चुना, वो टैलेंट उनके अंदर था, वो प्रतिभा थी, उसी क्षेत्र में आगे गई ना। अगर आप सोचो कि लता मंगेशकर ने अपने जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य, दूसरा रास्ता अपना लिया होता तो शायद हम अब नहीं जान रहे होते उनको। बस यही करना है अपने को, अपना रास्ता अपनी क्षमता के अनुसार अपना रास्ता बना लेना है। और जिस दिन आपने कर लिया, कोई नहीं रोक सकता। आपकी पहचान खुद की होगी, आप दूसरों के लिए छत बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इन तीनों कैटेगरी में जो आपने देखा, आपके लिए क्या कैटेगरी है आप डिसाइड करो, मैं थोप नहीं रहा हूं, इट्स ऑन यू। अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। तो पॉइंट होते हैं कि पॉपुलर सब्जेक्ट इन आर्ट स्ट्रीम। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, और लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अगर सिलेक्ट करना पड़ता, आज मुझे कहा जाए कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे आज, तो आज मैं आर्ट्स का ही कोई सब्जेक्ट चुनता, क्योंकि यहां अपार संभावनाएं हैं। देखिए इंग्लिश आप देखिएगा, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम। यहां पे लिखा है इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। देखिए मैं थोड़ी बात करूंगा, इंग्लिश की बात करें अगर। किसी भी भाषा का मैं विरोधी नहीं हूं। कई बार आपने देखा होगा कि भाषावाद चलता है, भाषा की लड़ाई चलती है। भाषा क्या है? आपके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, इससे अलावा कुछ भी नहीं। इंग्लिश की खूबी यह है कि पूरे संसार को जोड़ने वाली एकमात्र भाषा, जो साउथ अफ्रीका में बैठे आदमी को भी इंडिया में बैठे आदमी से जोड़ सकती है। मुझे लगता है कि भाषाओं में सबसे ज्यादा स्कोप अगर किसी का है तो इंग्लिश का है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एकमात्र लैंग्वेज जो इस प्लेनेट के किसी भी देश के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। कोई भी वो चीज जो आपका ब्रिज करे, सेतु का काम करे, उससे बेहतर क्या हो सकता है? उसके लिए हम क्यों लड़ाई करें कि इंग्लिश खराब या ये अच्छा? ये भाषावाद जैसी कोई चीज आपके मन में नहीं आनी चाहिए। बेहतरीन एक ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जाते हैं। आपको डेटा मैं शेयर करूं, इंग्लिश लिटरेचर आज भी, अभी हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि इंग्लिश की जितनी वैकेंसीज आई थी, 75% सीट आज भी इंग्लिश की खाली है। 75% लोग नहीं मिले इंग्लिश पढ़ाने वाले, उनके लेक्चरर की सीट आज भी खाली है। इससे बेहतर क्या स्कोप हो सकता है? आप सोचिए कि अगर आप इंग्लिश में काम करते हैं, इंग्लिश को एक ग्रेजुएट में एक सब्जेक्ट बनाते हैं अपनी, और फिर पीजी करते हैं, बीएड करते हैं, इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन आपका मन लगना चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए। इसलिए नहीं कि जॉब और खाली है, इसलिए आपको इंग्लिश समझ भी आनी चाहिए। मैं अक्सर एक लाइटर नोट पे बात करता हूं, डिसिप्लिन बना रहेगा, आप अच्छे से सुन रहे हैं। देखिए इंग्लिश जरूरी क्यों है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश के साथ एक दिक्कत कई बार ये होती है। इंग्लिश का एक स्कोप इसलिए बढ़ा है कि अमेरिका में इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है। आप ब्रिटेन में चले जाएंगे तो अलग है, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो वहां का प्रोनाउंसिएशन अलग है। आज इंग्लिश के क्षेत्र में स्कोप इसलिए बहुत ज्यादा है कि इंग्लिश वर्ड्स, स्पेलिंग सब कुछ वही है, लेकिन उच्चारण में फर्क है। इस उच्चारण को लेवल करने के लिए अमेरिका वाला आदमी भी वैसे ही बोले जैसे इंडियन बोले। इस पे बहुत सारी जॉब निकल रही। मैं एक एग्जांपल से बात करूं कि एक इंडियन आदमी जाता है ऑस्ट्रेलिया में डीएवाई आप सुनते हैं, डीएवाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? डे का मतलब क्या है? दिन। टुडे बोला अगर हमने तो टुडे का मतलब क्या हुआ? आज। अच्छा, डीएवाई डे को ऑस्ट्रेलिया में डे नहीं बोलते, बोलते डाई। क्या बोलते हैं? उच्चारण देखिए, डाई। अच्छा, इंडिया में अगर डाई बोलोगे आप तो डाई का मतलब ईश्वर तो प्यारा हो जाए ना। तो अब एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे जाता है, वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन मिलता है, बोलता है इंडियन डिड यू कम टू डाई? है इंडियन डिड यू कम टू डाई? ओह करेगा, नो आई कम टू लिव नॉट फॉर डाई। मैं जिंदा रहने के लिए आया हूं, मरने के लिए नहीं। उसका मतलब था क्या इंडियन तुम आ जाए? है इंडियन डिड यू कम टुडे? वो ये पूछना चाह रहा है, लेकिन डे को वहां बोलते क्या है? तो है डिड यू कम टू डाई? तो ये समझ क्या रहा है? पूछ रहे क्या मरने आए? नो आई कम टू लिव नॉट फॉर डाई। सो द डिफरेंस ऑफ डे एंड डाई को जो सेतु बनाना है, ब्रिज बनाना है, उस पर बहुत सारा काम चल रहा है कि साउथ इंडियन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्थ इंडियन जैसी लगे। आज आप जानते हो कि साउथ इंडियन इंग्लिश बोलेगा मैं पहचान जाऊंगा वो साउथ इंडियन है। वो बहुत स्कोप।
मैं आता हूं दूसरी सब्जेक्ट पे। 1 by 1 अगर इस तरह से अपन जाएंगे तो स्कोप की बोलते हैं ना अनंत है। हिस्ट्री पे आते हैं। इतिहास की आंखों ने ऐसे भी क्षण देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इतिहास की आंखों ने ऐसे क्षण देखे हैं, लम्हों ने कुछ क्षण की गलतियां, 1-2 सेकंड की गलतियां, जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, कुछ क्षण की गलत 1945 की बात कर रहा हूं। अमेरिका ने जो बमबारी की 1945 में जापान में, आज भी उसका असर है। 1-2 क्षण बम गिराने में लगा होगा, सदियां सजा पा रही हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, आज भी उस इलाके में छोटे बच्चों को नहीं जाने दिया जाता। गलतियां तो 1-2 क्षण की थी। इतिहास हमें सिखाता है कि हमने क्या गलतियां की, आगे आने वाले समय में हमको उन गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर हम उस चीज को दोहराते चले गए तो हमने कुछ सीखा नहीं उससे। तो मुझे लगता है कि मानव सभ्यता के विकास की जो चरणबद्ध सीढ़ी बताने का साइंस हमारे सामने है, उस साइंस का ही नाम है इतिहास। जो कम्युनिटी, जो देश, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। हमेशा डार्क में, हमेशा आप बोल सकते हैं कि अगर आप बोले कि सब संस्कृति के शुरुआत में पहुंच जाते हैं, और एक जो जंगली सब संस्कृति हुआ करती थी, कबीले वाली जो संस्कृति हुआ करती थी, अगर आप भूल जाएंगे तो आप वापस से वहां पहुंच जाएंगे। आपके इस सभ्यता के विकास का कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत स्कोप। ज्योग्राफी आपको आपके आसपास की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जरूरतें, भौगोलिक क्षमताएं, वहां क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, क्या मिनरल हो सकते हैं, किस तरह की खेतीबाड़ी हो सकती है, क्लाइमेट क्या है वहां का, राइट, इन तमाम सारी चीजों के बारे में बताती है। और एक तरह से ये ज्योग्राफी जो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, इनफैक्ट इसको आप बोले साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है ये। यहां भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहां भी प्रैक्टिकल्स हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल साइंस को हटा दिया जाए तो लोकतंत्र आप बोलेंगे कि लगड़ा हो जाएगा, है ना। डेमोक्रेसी जो हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जिस सभ्यता में, जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान या लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, उसकी अगर आधार विषय कोई है तो पॉलिटिकल साइंस है। बहुत सारे पॉलिटिकल घटना चक्र होते हैं, देश के स्तर पे होते हैं, विदेश के स्तर पे होते हैं। इन तमाम के बीच में एक सेतु, उनकी व्याख्या, उनके असर में समग्रता से अगर पढ़ा जाए तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होगा। बहुत बेहतरीन और काफी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज की स्लाइड के बाद हम लोगों का सेशन जो है आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स को कॉमर्स से जोड़ता है, या यूं कहें कि चाणक्य, हमने कहा ना कि हम सूरदास, तुलसीदास के युग के या उनके भी पूजक हैं, और हम चाणक्य को भी पूजते हैं। हम आर्ट्स कविताओं को भी पूजते हैं और अर्थशास्त्र को भी पूजते हैं, चाणक्य को भी हम मानते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी देश की अर्थनीति, अर्थशास्त्र, आर्थिक रूप से कोई भी देश कितना समृद्ध है, उसकी गणना कैसे की जाए, उसका हिसाब किताब कैसे किया जाए। अगर आप सोचो कि देश में बजट नहीं हो, पैसा है आपके पास लेकिन आपको कहां कितना खर्च करना है, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, तो क्या होगी, अराजकता फैल जाएगी। आप एक फंड कहीं एक जगह लगा दोगे, दूसरे विकास के अन्य क्षेत्र ऐसे रहेंगे जो अधूरे हो जाएंगे। तो मैं ये कहूं कि अगर आपकी एक एक पाई, आपके एक एक पैसे, देश के एक एक बोलते हैं ना कि पाई का हिसाब रखने का जो शास्त्र है और उसके वितरण का जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। उसके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था संभव नहीं है, अदरवाइज वो अनार्किज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अराजकता में जो है परिवर्तित हो जाएगा। आप देखिए अदर लिटरेचर सब्जेक्ट, इंग्लिश की बात की मैंने, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके लिटरेचर हैं, राइट। यहां पे भी बहुत स्कोप है। और खासकर मैं हिंदी की बात करूं, अगर रसिया की कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में आज की डेट में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में चले जाए, वॉशिंगटन, शिकागो, न्यू जर्सी, इन तमाम जगहों पे हिंदी के डिपार्टमेंट हैं, वहां पे हिंदी पढ़ाई जा रही है। सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि बोले जाने वाली भाषाओं में अगर इंग्लिश को छोड़ दे तो हिंदी है। तो यहां पे हिंदी आपकी मातृभाषा है, आपके कैरियर में भी बहुत योगदान कर सकती है। हिंदी को भी आप जो है अपने साथ जोड़ सकते हैं। मैंने कहा आपको कवि बनना अच्छा लगता है, आप हिंदी पे काम करिए, हिंदी पे बेहतरीन काम करिए आप।
आप एक अच्छे कवि बनेंगे, समाज सेवा करेंगे, आप वहां पे प्रोफेसर बन सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप जो है अपना डायरेक्शन देंगे। अनंत स्कोप। साइकोलॉजी थोड़ी सी बात करूंगा। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जो शाखा करती है उसी का नाम क्या है? मनोविज्ञान। मन का विज्ञान। मन दो तरह का होता है, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इन दोनों तरह के मन के, है ना, या मन में उत्पन्न होने वाले विचार या उन विचारों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने वाली वह ब्रांच है साइकोलॉजी। सामने वाले आदमी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरह से, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार किस घटना को लेके कैसा होगा, वो किसी एक चीज को कैसे रिएक्ट करेगा। वो स्टूडेंट अगर है, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्या चलता है, कई बार हम लोग देख के अंदाजा लगा लेते हैं, इस बच्चे के मन में ये चल रहा है ना, ये बच्चा इसलिए उछल रहा है, ये बच्चा इसलिए कूद रहा है ना, ये एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। आप कितना भी छुपाएं, आप ढकने का प्रयास करें, आपके फेस से एक्सप्रेशन नहीं। ये साइकोलॉजी है जो एक टीचर को बता देती है कि वास्तव में अभी आप कितने सीरियस हैं हमारी बात को लेके, या सीरियस नहीं है, या सीरियस दिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आपके एक्सप्रेशन समझ में आ जाती है। ये जो शाखा है इसी का नाम है मनोविज्ञान। मन को जानने का प्रयास वैज्ञानिक तरीके से, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बहुत स्कोप। मनोविज्ञान टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है। आप कोई भी चीज मार्केटिंग में चले जाएं, आप एलसीडी प्रोजेक्टर है, टीवी है, कार है, मोबाइल है, पब्लिक के हाथ में कैसा मोबाइल लेना आज की डेट में पसंद करती है इंडियन पब्लिक, इस बात की साइकोलॉजी पता चल जाए तो कंपनियां उसी तरह का मोबाइल डिजाइन करना चालू कर देंगी और उन्हीं को फायदा होना चालू हो जाएगा। साइकोलॉजी देखिए बाजार को प्रभावित करने वाला एक विषय है कि एक मास, एक बोलते हैं ना सैलाब की साइकोलॉजी पता चल जाए तो बिजनेस कितना ज्यादा हो सकता है सब समझिए आप। साइकोलॉजी। म्यूजिक मुझे लगता है कि संगीत है ना, सब कहीं न कहीं जुड़े हैं और संगीत में अनंत विधाएं हैं, तबला, हारमोनियम, ढोलक, गायकी, है ना। और गायकी में भी आप देखेंगे तो क्लासिकल है, फोक है ना। और आप देखेंगे कि आजकल तो आप अलग अलग क्षेत्रीय में भी देखेंगे, पंजाबी अलग है, रिमिक्स होने लगी है चीजें, तो गायकी में बहुत बढ़िया स्कोप है। और अब तो रिमिक्स का जमाना अगर बोले तो श्रीलंका और इंडिया में भी रिमिक्स होने लगा है। दोनों देश की गायकी को मिला के एक फ्यूजन बनाया जा रहा है, तो यहां पे भी प्रयोग हो रहे हैं ढेर सारे। एक साल से टाइम था जब म्यूजिक इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए लगता था कुछ है नहीं, कैरियर में क्या बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज वहां भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। होम साइंस, मतलब घर में होम साइंस, आप समझे नाम में ही है कि होम साइंस, है ना। कोई भी चीज देखिए आपके आसपास है, आप घर में भी हैं, आप घर में तमाम सारी चीजों को, अपने से जुड़े तमाम सारी चीजों को अगर साइंटिफिक वे में स्टडी करने लगे, साइंटिफिक वे से उसे ट्रीट करने लगे, वही होम साइंस है। साइंस कुछ भी ऐसा नहीं है कि साइंस का मतलब है कि वहां पे कुछ मिलाया, कुछ द्रव्य मिलाए, वही साइंस है, ऐसा नहीं। साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है, वो किसी भी चीज की हो सकती है। फिजिकल एजुकेशन, आज की डेट में स्पोर्ट्स का बहुत महत्व है। आप बैचलर डिग्री यहां से भी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन से मास्टर डिग्री ले सकते हैं। आप वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, यहाँ पे कोच बनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, राइट। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी है। आप देख लें कि इंडिया में आज की डेट में आईपीएल की भरमार है। एक अकेले क्रिकेट की बात करें आप तो कम से कम मुझे लगता है कि 7 से 8 हजार फिजिकल एजुकेशन के जो बैचलर्स हैं हर साल रिक्रूट होते हैं आईपीएल को कंडक्ट कराने में। बाकी गेम को आप छोड़ दें। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से जुड़ा हुआ विषय है। प्रशासनिक क्षमताओं, प्रशासनिक तरीकों, उनके तौर तरीकों, उनके बीच के एक सेतु को बताता हुआ विषय है। मैथमेटिक्स, हम लोग जानते थे कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस। किसी विज्ञान की बोलते हैं ना, विज्ञान की जो मदर है वो मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स विज्ञान में नहीं हो तो विज्ञान लंगड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि विज्ञान नहीं, आर्ट्स में मैंने मैथमेटिक्स क्यों रखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स से बीए भी होता है और मैथमेटिक्स से एमए भी होता है। सेम हमारे साथ के कुछ लोग थे जो मैथमेटिक्स से एमएससी किया उनने, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने बीए किया, बीए के बाद उसी पेपर से सेम सिलेबस, लेकिन डिग्री का नाम बदल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ उन्होंने सोशियोलॉजी ले रखी थी, पॉलिटिकल साइंस ले रखा था और मैथमेटिक्स, तो ये कॉम्बिनेशन भी खूब चलता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं हमारा साइंस में मन नहीं लगता लेकिन मैथ्स वाली बहुत अच्छी है, तो मैथमेटिक्स तो आपके बोलते हैं ना कि मदर है, मदर सब्जेक्ट है एक तरह से। कंप्यूटर साइंस आज की डेट में सबसे रिलेवेंट
हाईटेक चीजें हो रही, डिजिटल हो रहा है जमाना, कोई भी चीज के बिना जो है आप हटा दें अपनी जिंदगी से कंप्यूटर को, है ना, तो आज के फिर 50 साल पहले, सीधे 50 साल पहले हम निकल जाएंगे। और फाइन आर्ट्स, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड देन अंततः समाज, सोशियोलॉजी, है ना, आपके आसपास का परिवेश, समाज, समाज में सामाजिक संबंध, उनकी व्याख्या, भरपूर व्याख्या